किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्र सरकार दे रही दलहन की खेती को बढ़ावा, दलहन की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार कसेगी शिकंजा, खाद संकट से निपटने हेतु फिर शुरू होगा सिंदरी खाद कारखाना, प्रदेश में गन्ने का रकबा बढ़ने के बाद भी चीनी मिलों में घाटा और बीमा कंपनियों को बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति 5 जून तक करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। देश में दाल व खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जरूरतों का ध्यान रखते हुए इसकी खेती पर जोर देने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालयों को दलहन व तिलहन की फसलों पर अनुसंधान करना होगा। दाल व खाद्य तेलों के दाम कम होने वाले नहीं हैं। किसानों को हमेशा बाजार की चाल को समझकर खेती करनी चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि हमारे देश की समुद्री सीमाओं में तकरीबन 1200 टापू हैं, जिनका उपयोग दलहन व तिलहन की खेती के लिए किया जा सकता है। किसान चैनल के संचालकों से उन्होंने कहा कि इन टापुओं को किसानों को दिखाया जाए और उनसे जानकारी ली जाए कि वहां किस तरह की खेती हो सकती है। दलहन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार इनकी आपूर्ति बढ़ाने के उपाय करेगी, जिससे इसकी बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। औसत से कम मानसून की भविष्यवाणी के बीच महंगाई को कम रखने के लिए सरकार तमाम संभावनाओं पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार दलहन के बढ़ते दामों का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसलों का प्रभावित होना है। इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ऊंचे हैं, लिहाजा प्रधान सचिव ने एक बैठक बुलाई है ताकि आपूर्ति बढ़ाकर इसकी कीमतों को नीचे लाया जा सके। वित्त मंत्री के अनुसार उपभोक्ता मूल्य और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर नीचे आई है। मौसम प्रभाव के कारण कभी कभी इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और मौसम बदलने के साथ कीमतें कम भी हो जाती हैं। पिछले एक वर्ष में दालों की कीमत 64% तक बढ़ चुकी है, जिसका मुख्य कारण घरेलू उत्पादन में आई गिरावट है। यूरिया की किल्लत से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 10,500 करोड़ रुपए की लागत की 2 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से बंद झारखंड स्थित सिंदरी उर्वरक प्लांट को नए सिरे से तैयार किया जाएगा, जिस पर तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि असम में 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बिल्कुल नया उर्वरक प्लांट लगाया जाएगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार यह कदम उठा रही है। इसके अलावा गोरखपुर व बरौनी स्थित खाद कारखानों को नए सिरे से संचालित करने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। अब सिंदरी का भी पुनर्गठन केंद्र सरकार करेगी। चालू पेराई सत्र में गन्ना रकबा बढ़ने के बावजूद चीनी मिलें घाटे में डूबती चली गईं, जिसके चलते गन्ना किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों के गन्ने का हजारों करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया हो गया है, जिसके मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही। सीजन खत्म होने से पहले ही चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले 39 लाख टन अधिक हो गया है। इससे बाजार में चीनी के भाव और नीचे जा सकते हैं, जिससे घाटे से जूझ रही चीनी मिलों के लिए गन्ने का बकाया भुगतान करना और भी कठिन हो जाएगा। यह बकाया 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। आगामी चीनी वर्ष के लिए गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता की उम्मीद है, क्योंकि इसकी खेती का रकबा कम नहीं हुआ है, जबकि चीनी की कीमतें पिछले 6 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। गन्ना खेती के लाभ को देखते हुए इसका रकबा सालों साल बढ़ता जा रहा है। वहीं कानूनी बाध्यता के चलते मिलों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार ने इस दिशा में कोई कारगर पहल नहीं की तो आगामी गन्ना वर्ष में प्रदेश की ज्यादातर चीनी मिलों में पेराई शुरू नहीं हो पाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने किसानों को बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति न करने वाली बीमा कंपनियों को दंडित करने के निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि जिन बैंकों ने बीमित राशि का प्रीमियम काटने के बाद भी संबंधित बीमा एजेंसी को धनराशि हस्तांतरित नहीं की है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीमा योजनाओं का परीक्षण कराने के लिए अनुभवी अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बीमित किसानों को फसल बीमा रसीद उपलब्ध न कराने पर चिंता जाहिर करते हुए एसएमएस के माध्यम से बैंकों द्वारा सूचना देने को अनिवार्य किया है। गैर ऋणी किसानों को अधिक संख्या में योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं और आपदा प्रभावित किसानों को 48 घंटे में बीमा कंपनी को सूचित करने की समय सीमा को
बढ़ाकर 7 दिन करने की हिदायत भी दी है। उनके अनुसार खरीफ वर्ष 2014 में करीब 7.36 लाख किसानों ने बीमा कराया। इसके तहत 3.25 लाख किसानों को 156.26 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई। आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में 17,140 किसानों को 5.38 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, जो वास्तविक क्षति की तुलना में बहुत ही कम है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत मंडी भावों पर। गेहूं हापुड़ की मंडी में 1,465 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,460 रुपए, बलिया में 1,470 रुपए और सीतापुर में 1,451 रुपए प्रति क्विंटल। चना हापुड़ में 3,150 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3,580 रुपए, बलिया में 4,400 रुपए और सीतापुर में 4,145 रुपए प्रति क्विंटल। चावल हापुड़ में 2,050 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2,810 रुपए, बलिया में 2,010 रुपए और सीतापुर में 2,070 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ हापुड़ में 2,010 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2,250 रुपए, बलिया में 3,250 रुपए और सीतापुर में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल। बात अगर सब्जियों और फलों के भावों की करें तो आलू हापुड़ में 350 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 460 रुपए, बलिया में 600 रुपए और सीतापुर में 480 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव हापुड़ में 1,680 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,060 रुपए, बलिया में 1,480 रुपए और सीतापुर में 1,230 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर के भावों पर नजर डालें तो हापुड़ में 755 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,280 रुपए, बलिया में 1,250 रुपए और सीतापुर में 1,370 रुपए प्रति क्विंटल। कद्दू हापुड़ में 170 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 400 रुपए, बलिया में 320 रुपए और सीतापुर में 410 रुपए प्रति क्विंटल। भिंडी का भाव हापुड़ की मंडी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,700 रुपए, बलिया में 2,000 रुपए और सीतापुर में 620 रुपए प्रति क्विंटल। सेब के भाव हापुड़ की मंडी में 6,850 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 6,550 रुपए, बलिया में 6,500 रुपए और सीतापुर में 6,540 रुपए प्रति क्विंटल। केले के भाव हापुड़ में 975 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 910 रुपए, बलिया में 1,800 रुपए और सीतापुर में 2,440 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है।
सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि असर देख लो खेती में विज्ञान का, समय आ गया कृषि के उत्थान का। बहनों भाइयों, जब से हमने वैज्ञानिक ढंग से खेती करना प्रारंभ किया है, तब से हमारी उत्पादकता भी बढ़ी है और हमारे किसान भाइयों का आर्थिक स्तर भी ऊपर उठा है। तो लेकिन वैज्ञानिक ढंग से खेती किस तरह से करनी चाहिए, इसकी सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं आम का तुड़ाई उपरांत प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे तुड़ाई के उपरांत हम प्रबंधन तो करते ही हैं, क्या तुड़ाई से पहले भी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? ये मिश्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तुड़ाई से पूर्व अगर हम नहीं करेंगे ढंग से प्रबंधन, तो हमारी गुणवत्ता पे असर पड़ेगा। इसमें जो है, अगर देखिए तो सर्वप्रथम हमको फल मक्खी की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। फल मक्खी से हमारे किसान भाई और उपभोक्ता सभी वाकिफ़ हैं कि उसमें फलों में छोटी छोटी गिराड़ें दिखती हैं और काटने पे, और वो फल खाने योग्य नहीं रहता। तो फल मक्खी का जो रोकथाम है बहुत आसान है। किसान भाई, एक मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप आता है, उस मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप को अगर 10 ट्रैप 1 हेक्टेयर में या 4 ट्रैप 1 एकड़ में लगाएं तो इससे बड़ा फायदा होता है। ये सभी नर मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और जब नर मक्खियां नहीं होती हैं तो मादा के अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं और उसमें से जो गिड़ार नहीं निकलती है, तो हम लोगों को जो है किसानों को बड़ा फायदा होता है। लेकिन इसमें जो सावधानी बरतने वाली ये है कि न केवल आप करें, इसको अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों से कराएं, जिससे पूरे क्षेत्र का फायदा मिल सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे ये तो तुड़ाई के पहले की सावधानियों की बात हुई, तुड़ाई के उपरांत हमें किस तरह का प्रबंधन करना है और तुड़ाई के समय हमें कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि तुड़ाई से पूर्व अगर हम अपने फलों की बैगिंग कर दें तो उसमें फल मक्खी का प्रकोप अपने आप बहुत कम हो जाएगा। और जो है, आजकल किसान भाइयों को दिख रहा होगा कि एक फल भेदक कीट लग रहा है, तो उस बैगिंग करने से फल भेदक कीट की भी रोकथाम हो जाएगी। बैगिंग का क्या अभिप्राय है डॉक्टर साहब? बैगिंग का ये है कि हम लोग एक छोटे छोटे थैले बनाते हैं जिसमें कि आम आ सके, और वो बांसी कागज का हो सकता है या अखबार के कागज का हो सकता है, और फल के ऊपर उसको चढ़ा के ऊपर से बांध देने से जो है उस पे मौसम का असर, बरसात का असर भी नहीं होता है, और जब फल को हम पकाते हैं तो एक सार बढ़िया पकता है। मतलब ये तुड़ाई से पहले ही हमें करना है? ये तुड़ाई से पहले करना है। अच्छा, बैगिंग जो है वो तुड़ाई से पहले, जैसे मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप 1 महीने पहले बांधने होंगे, ये काम भी हमको लगभग 1 महीने तुड़ाई से पूर्व करना होगा। जी। और तुड़ाई के दौरान कौन सी बातें बहुत अब तुड़ाई के दौरान हमने देखा है कि किसान भाई 2 तरह से फल ज्यादातर तोड़ते हैं।
एक तो जो है लकड़ी में जो है बांस में बांध लेते हैं छोटी सी लकड़ी, जिसको खोंचा वो कहते हैं, और उस खोंचे से तोड़ते हैं। उसमें फल के जमीन पे गिरने की बहुत संभावनाएं होती हैं, या जो है डालों से टकरा के नीचे आता है तो उसमें जो है फल को क्षति होती है बहुत, और जो है हमारा किसान भाई का गुणवत्ता का ह्रास होता है। दूसरा चीज जो सबसे गलत है वो जो हमारे किसान भाई पेड़ को हिला के फल तोड़ते हैं। अच्छा, पूरे पेड़ को ही हिला देते हैं। पूरे पेड़ की डालें हिलाते हैं और उससे नीचे कभी चादर तो लगा देते हैं कभी कभी, लेकिन उसमें जो है फल जब जमीन पे गिरता है डाल से टकराता हुआ तो उसमें फल फट सकता है। फल में जो है ब्रूजेस हो सकते हैं, और वो जो है उसकी जब पकाएंगे तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब फिर सही तरीका तोड़ाई का क्या है? सही यंत्र भी होता है क्या तोड़ने के लिए? हमारे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने फल तोड़क यंत्र का विकास किया है। इसमें 2 चाकू लगे होते हैं और फल को ये तोड़ता है डंठल के साथ, लगभग 1 सेंटीमीटर डंठल के साथ तोड़ता है। और डंठल के साथ तोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आम में चेप नहीं निकल के आम पे आता, तो आम की जो चेप आम को जला देता है ऊपर से, और उसका जो है अपीयरेंस, उसकी जो है दिखावट खराब हो जाती है। तो इसलिए जो है 1 सेंटीमीटर लगभग अगर हम डंठल के साथ तोड़ें तो अच्छा होता है। हमारे इस फल तोड़क यंत्र से इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। इसमें जो है एक जाली लगी होती है जिसमें फल इकट्ठे रहते हैं। जब वो भर जाए तो उसको नीचे आके उसमें एकत्रीकरण स्थान पे उसको एकत्र कर सकते हैं। मतलब तो फलों को नुकसान नहीं होता किसी भी तरह का। जी। तो ये जो आपने फल तोड़क यंत्र बताया, तो क्या ये अगर हमारे किसान भाई इसको लेना चाहे तो आपके संस्थान में उपलब्ध भी है? कुछ लोग हमारे संस्थान में ये उपलब्ध है, लेकिन हम इसकी तकनीक देना चाहते हैं। तो इसको जो है किसान अपने लेवल पे फैब्रिकेट करा सकते हैं, और इससे एक लाइवलीहुड का एक और ऑप्शन किसान को मिल सकता है। जी। और वे जो है बना के बेच सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। इससे बहुत उनको फायदा होगा, और ये बड़ा सस्ता पड़ता है, लगभग 100 रुपए का करीब है। जी। तो इसको इस्तेमाल करके बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। फल हमने तोड़ लिए, अब बात आती है एकत्रीकरण की। तो किस तरह से एकत्रीकरण किया जाए जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि फल जो है हमको दोपहर में नहीं तोड़ना चाहिए। जी, ठीक है। फल हम जब तोड़ें जब मौसम ठंडा हो, और सुबह के करीब जब तोड़ेंगे 10 बजे के आसपास तक, तो फल में चेप भी कम निकलता है। अच्छा। इस फल को जब हम एकत्र करें तो पेड़ की छाया के नीचे एकत्र करें, और जमीन पे न करें। अच्छा, नीचे कुछ बिछा दें? नीचे जो है त्रिपाल बिछा दें, या हम जो है चटाई पे रखें, इसको साफ सुथरी नई चटाई हो, और इस पे जो कार्य करने वाले भी चढ़ें, हमारे जो वर्कर हैं वो चढ़ें जब, तो उस पे पैर धुले हुए हों, और इसमें फिर जो है इन आमों की छटाई करें या जो भी करें वो त्रिपाल के या इसके ऊपर करें। जी। तो जो है हमारी एक बीमारी होती है एंथ्रेक्नोज, और एक होती है जो है ढेपी विगलन, जिसको स्टेम एंड रॉट कहते हैं, उसके प्रकोप से बचा जा सकता है। तो हमारा किसानों को बहुत नुकसान नहीं होगा। जी। पैकिंग में कौन सी बात को हमें विशेष ध्यान देना है डॉक्टर साहब? देखिए, पैकिंग में जो सबसे जरूरी है कि जो हमारा पैकेज हो, जो हमारी पेटी हो, वो इतनी मजबूत हो कि वो फल की रक्षा कर सके। तो लकड़ी की पेटी जैसे कि आमतौर पे हमारे किसान भाई उसमें पैक करते हैं, तो वो ठीक है क्या? लकड़ी की पेटी शुरू में अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे लकड़ी की कमी होने से उसकी मोटाई, वो पत्ते की जो पटरे की मोटाई कम करते गए, तो अब वो अच्छी नहीं है। और उसमें सबसे खराब बात यह है, उसमें लोहे की कीलें लगाई जाती हैं, और लोहे की कीलों से आम को वो छेद सकती हैं, तो वो नुकसान की बात है। अब जो है गत्ते की पेटियां नालीदार चल रही हैं। अच्छा, नालीदार गत्ते की पेटी। हाँ, जिसको CFB बॉक्स कहते हैं, कोरोगेटेड फाइबर बॉक्स कहते हैं। लेकिन इसकी भी जो स्ट्रेंथ सही होने के लिए 5 जो उसकी गेज है वो कम से कम प्लाई की होनी चाहिए। हमारे यहाँ जितनी पेटी चल रही है वो लगभग 3 प्लाई की चल रही है, तो ये जो है फल की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। मतलब जब हमारे किसान भाई इन पेटियों को लो तो देख लें कि 5 प्लाई की है, 5 प्लाई की है, मजबूत है। हाँ। और ये दूर तक जा सकती है। तो और जो हम लोग टेलीस्कोपिक बॉक्सेस का जमाना है कि उसमें ऊपर से लगाएं, तो इनमें कीलें नहीं होती हैं, इसमें स्टेपल्स कहीं नहीं होते हैं, तो फल की क्षति कम होगी। और
एक जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि कभी भी पेटी को जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा न भरें। हमारे अधिकतर किसान 5 केजी की पेटी में 8 किलो 8.5 किलो आम भर रहे हैं और उसमें जो है जरा सा भी मॉइस्चर आता है तो वो जो है दगा दे जाती हैं, आम सब बाहर गिर जाते हैं और उनमें काफी क्षति होती है। और बहुत से किसान तो ये भी करते हैं कि ट्रॉली में या ट्रक में आम जो है बिना पेटी बंदी के ही भर दिए जाते हैं जी, तो उसमें उछाल से बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जो है आम का अपीयरेंस और सब खराब हो जाता है। मतलब आपको लाभ होने के स्थान पर हानि हो सकती है तो वो ध्यान देने योग्य बहुत बात है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 72% तथा न्यूनतम 34% रही। वायु दिशा उत्तर से उत्तर पूर्व तथा गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर खिली धूप रहने के आसार हैं। आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। खिली धूप रहने से अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, इस मौसम में धान की शीघ्र व मध्यम अवधि की प्रजातियां जैसे गोविंद, रत्ना, नरेंद्र 118, अश्विनी, नरेंद्र 60, पंत 10, पंत 12, पंत 4, सरजू 52, मनहर, साकेत 4 आदि की बुआई करें तथा बुआई से पूर्व खेत में 100 किलोग्राम नत्रजन व नर्सरी की बुआई से पहले 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नर्सरी की बुआई के 10 दिनों के अंदर ट्राइकोडर्मा का एक छिड़काव करें तथा खैरा रोग के नियंत्रण हेतु बुआई के 10 से 15 दिन बाद 25 ग्राम बुझे चूने को 1000 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। हरी खाद हेतु बोई गई सनई व ढैंचा में इस समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा संस्तुत मात्रा में नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग करें। बुआई के 40 से 45 दिन बाद पलटाई करें। ऊसर भूमि सुधार हेतु जिप्सम अथवा पायराइट का प्रयोग करें तथा खेत में जल भरकर रिसाव करें। इस समय अरहर की अल्पकालीन प्रजातियों की बुआई के लिए खेत की तैयारी का कार्य प्रारंभ करें। उड़द व मूंग में तैयार फलियों की तुड़ाई करें तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खरीफ मक्का की बुआई का कार्य इस समय खेत की तैयारी उपरांत प्रारंभ करें। सूरजमुखी की खेती में तैयार मुंडकों की परिपक्वता के अनुसार तुड़ाई करें। इस मौसम में शीतकालीन गन्ने की खेती में अगोला भेदक कीट के नियंत्रण हेतु फ्यूराडान 3G का खेत की नालियों में बुरकाव करें। बढ़ते तापमान को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती में 7 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। भिंडी की फसल में इस समय पीत शिरामोजैक रोग के नियंत्रण हेतु संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। हल्दी व अदरक की बुआई प्रारंभ करें। हल्दी के लिए बीज दर 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा अदरक के लिए 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। तापमान बढ़ने के साथ आम के बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि नमी बनी रहे। किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।